नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स, जो कि आपका पेपर नंबर 12 है। और ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो कि IDD के स्टूडेंट हैं, इनके लिए है। और इसकी हम लोग यूनिट 1 पर बात करेंगे। इस वीडियो में यूनिट 1 पर बात करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 5 तक जो है वो वीडियो को देख लेंगे। प्लेलिस्ट बना दी गई है, सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। लगभग 12K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूनिट 1 में क्या कहा जा रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। कह रहे हैं कि उच्च समर्थन की परिभाषा क्या है, यानी कि हाई सपोर्ट नीड्स या उच्च समर्थन की परिभाषा क्या है, इसकी बात होगी। इसकी समझ और ज़रूरतें क्या हैं, समझ और ज़रूरतें क्या हैं। जो गंभीर अक्षमताएं हैं उन पर बात होगी, यानी कि किस प्रकार से गंभीरता है, गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाली दिव्यांगता, इस पर बात होगी। या प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, गहन बौद्धिक अक्षमता, इस पर भी यहाँ पर बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार आपका जो उच्च समर्थन है उसको हम क्या कहते हैं। हम कह सकते हैं कि उच्च समर्थन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति पारिवारिक जीवन, समुदाय के जीवन में भाग लेने में सक्षम हैं और अपने स्वयं के उपचार और चिकित्सा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी कि उच्च समर्थन, हाई सपोर्ट की आवश्यकता किसको होगी? जो बहुत ज़्यादा गंभीर बच्चे होंगे, जिनमें जो उनके विकास की अवस्थाएं हैं उनमें वे पहुंचने में देरी, अनुभूति, मोटर प्रदर्शन या मोटर कौशल हम कह सकते हैं, दृष्टि, श्रवण और बच्चे का स्पीच या लैंग्वेज, इनमें सब में इनके कार्यों में कमी देखने को मिलेगी। बच्चों का जो संज्ञानात्मक क्षमता है, बच्चों की जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो भी काफ़ी पिछड़ी हुई होगी। इसके तहत हम कह सकते हैं, अगर संज्ञानात्मक क्षमता पिछड़ी हुई है तो बच्चे का IQ भी कम होगा, यानी कि बच्चे की बुद्धि लब्धि भी कम होगी। और अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है तो बच्चा सामान्य तौर पर मानसिक मंदता के साथ में बच्चा शैक्षिक प्रदर्शन जो है वहाँ पर भी सीमितता दिखाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी सीमित व्यावसायिक अवसर हैं वो बच्चे को नहीं मिल पाएंगे। इसमें देखने को मिलता है कि जो जीवन यापन है मानसिक मंदित बच्चे का, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है। ऐसे बच्चे जो मध्यम, गंभीर और गहन मानसिक मंदता वाले होते हैं, इनके लिए उच्च समर्थन की, हाई सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके विपरीत हम लोग कह सकते हैं कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता या अधिक विशिष्ट, जैसे भाषा हुआ, भाषण हुआ यानी कि स्पीच और लैंग्वेज हुआ, पढ़ने से संबंधित, वर्तनी से संबंधित, लेखन से संबंधित, अंकगणित से संबंधित, इन सभी में इनके परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चों में हानियों के द्वारा उत्पन्न देखने को मिलती हैं। इसमें सीखने की विशिष्ट अक्षमता जो है वो बच्चे की प्रभावित होती है। समग्र क्षमताएं, जिनमें विशेष शैक्षिक सुविधाएं, इनके साथ साथ जो भी सीमाएं होंगी, वे बच्चे की कह सकते हैं कि जो उपलब्धि का स्तर होगा वहाँ पर भी बच्चा पिछड़ापन महसूस करता है। हम कह सकते हैं जो हमारे
बेंचमार्क विकलांगता यानी कि 40% से अधिक दिव्यांगता वाले छात्र हैं, उनको हम लोग उच्च समर्थन दे करके उनकी ज़रूरतों को या उनकी प्रासंगिक योजनाओं को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उच्च समर्थन में बच्चे का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी समर्थनों का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, जिसमें दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, बेंचमार्क दिव्यांगता, ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यकता इनमें होगी। स्वतंत्र और सूचित निर्णय लेने के लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो भी पहुंच है, उसको विकसित किया जाएगा। इसके सहित जो भी जीवन यापन करने के लिए बच्चे के रोजगार, सामुदायिक जीवन, उपचार, चिकित्सा, इन सभी का व्यापक समर्थन जो है वो बच्चे को दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए सभी पहलू से संबंधित चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें जो हमारे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चे होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है कि बच्चे का जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, ब्रश करना, कपड़े पहनना, कंघी करना या शौचालय से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप हुए, उठने बैठने से संबंधित जो भी दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को कह सकते हैं कि बच्चों में काफ़ी इनमें देरी देखने को मिलती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बच्चों में समर्थन जो है वो भी काफ़ी धीमा होता है। इस समर्थन की आवश्यकता, इस हाई सपोर्ट नीड की आवश्यकता या समर्थन की आवश्यकता हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चों में या हमारे कह सकते हैं कोई भी दिव्यांगता वाले बच्चों में करा सकते हैं, जिससे उन्हें सुविधाएं मिल सकें और उन्हें सक्षम होकर के उन्हें रोजगार मिल सके। सांकेतिक भाषा का प्रयोग, द्विभाषा का प्रयोग, व्यक्ति को वातावरण के साथ में जोड़ना। जो भी ऑटिज़म बच्चे हैं, इनके लिए कह सकते हैं कि इनसे जो भी पीड़ित बच्चे हैं, इनके लिए परामर्श और निर्देशन का आवश्यकता देना, संचार कौशल को बढ़ावा देना, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, उसके लिए परामर्श की सहायता दी जा सकती है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे गंभीर अक्षमता वाले बच्चे हैं, जो गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि ऑटिज़म या श्रवण बाधिता, ऐसी अक्षमताएं बहुत ही गंभीर रूप से हैं, तो इन बच्चों का व्यवहारिक हुआ, सामाजिक हुआ, शारीरिक हुआ या संवेदिक अनुभूतियाँ हुई, ये बच्चे की बहुत ही धीमे हो पाती है। इसमें व्यक्तियों का गंभीर चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी चिकित्सा दी जाएगी वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से दी जाएगी। चिकित्सा प्रौद्योगिकी पर निर्भर की होगी। इसमें हम कह सकते हैं DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM-5, इसके स्तर में या बौद्धिक अक्षमता के स्तर का आकलन करने के लिए जो भी IQ है यानी कि बुद्धि लब्धि है, इसको महत्वपूर्ण माना गया। और DSM-5 जो है वो नैदानिक मापदंड पर इसको जोड़ता है। इसके लिए मानसिक पेशेवर विकास, सामाजिक और व्यवहारिक जीवन जो हैं, इन कौशलों का जो इन क्षेत्रों में जो कौशल हैं, इनका विकास किया जाएगा, इनकी हानि पर विचार किया जाएगा। इसके लिए गंभीर बौद्धिक अक्षमता, हम कह सकते हैं गंभीर यानी कि सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम कहेंगे 20 से 34 के बीच में जिनका IQ, ऐसे बच्चे विकास में काफ़ी देरी दिखाते हैं। भाषण को समझने में भी इनमें देरी होती है। लैंग्वेज का भी जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं हो पाता। और जो भी दैनिक जीवन के ADL हैं, जो भी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, इनके ये सीखने में भी बच्चे अक्षम होते हैं। इनको देखभाल की, निगरानी की बहुत आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे बौद्धिक अक्षमता से, गंभीर बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित बच्चे हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। इन्हें बहुत ज़्यादा पर्यवेक्षण और समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके लिए सफलतापूर्वक स्वतंत्र जीवन यापन बच्चा नहीं कर सकता है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं प्रोफाउंड की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि गहन
बौद्धिक अक्षमता या बहुत ही ज़्यादा बुद्धिलब्धि का कम होना, यानी कि 20 से कम जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि, तो कहेंगे कि इनका भी विकासात्मक देरी बिल्कुल नहीं हो पाती, बिल्कुल कम होती है। इनका शारीरिक और जन्मजात असमानताएं इनमें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा निगरानी की, बहुत कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। बच्चा अगर देखभाल बच्चे की हो रही है, उसमें शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों में बच्चा जवाब नहीं दे सकता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जीवन में बच्चा जो जीवन है अपने जीवन यापन में सक्षम नहीं हो पाता, जीवन यापन में सक्षम नहीं हो पाता। तो ऐसा देखने को मिलता है। गहन बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे जो हैं वो 24 घंटे लगातार निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि DSM-5 के अनुसार गंभीर सामाजिक और हानि वाले व्यक्ति जो हैं उनके माध्यम से वे बच्चे काफ़ी, उनका कम IQ होता है और इनका स्तर जो होता है उसका आकलन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका 1.1 था जो समाप्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1.2 की। 1.2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्च समर्थन वाले जो बच्चे हैं, उच्च समर्थन वाले जो व्यक्ति हैं, इनकी शक्ति पर बात की जाएगी, इनके मुद्दों और इनकी चुनौतियों पर बात की जाएगी। इन व्यक्तियों के साथ काम करना, इनके शक्ति, मुद्दे और चुनौतियों पर बात की जाएगी। हम कह सकते हैं जो गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, एक या एक से अधिक क्षेत्रों में जिनमें क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। एक या एक से अधिक क्षेत्रों में कमी देखने को मिलती है। प्रमुख रूप से इनके जो जीवन की गतिविधियां हैं इनमें भी काफ़ी पिछड़ापन देखने को मिलता है, काफ़ी सीमितता देखने को मिलती है। इन बच्चों में अनुभूति संचार गतिशीलता या कह सकते हैं सामाजिक और भावात्मक कौशल, सेल्फ हेल्प स्किल या स्वयं सहायता कौशल, अनुकूलित व्यवहार, श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता और हम कह सकते हैं स्वास्थ्य हानि, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रूप में देखने को मिलेगी। बच्चा अनुभूति नहीं कर पा रहा होगा, कॉग्निशन नहीं होगा, बच्चा संचार करने में कठिनाई दिखा रहा होगा, बच्चा चलने फिरने में, मोटर स्किल्स में जो है अपना काम करने में कठिनाई दिखा रहा होगा, सामाजिक और भावात्मक कौशल जो है वो बच्चे के विकसित नहीं हो पाएंगे और बच्चा स्वयं सहायता कौशल यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल, यहाँ पर भी बच्चा कमियाँ दिखा रहा होगा। इसमें बच्चे की श्रवण बाधिता, दृश्य हानि और स्वास्थ्य हानि जो है वो बच्चे की देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि गंभीर अक्षमता वाले बच्चे जिनमें गंभीर अक्षमताएं, इनको वर्गीकरण किया गया, इनकी ज़रूरतों और क्षमताओं को, इनकी श्रृंखलाओं को प्रदर्शित किया गया। इससे जो भी गंभीर दिव्यांग बच्चे हैं इनकी क्षमता को कम किया जा सके। जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनके साथ में माता पिता और शिक्षक, इनका भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कौन सी व्यक्तिगत अक्षमता है इसको शामिल किया जाए, इसकी पहचान की जाए। गंभीरता कितनी है, दिव्यांगता की गंभीरता कितनी है, इसको शामिल किया जाए और कैसे दैनिक जीवन में वो दिव्यांगता बच्चे को प्रभावित कर रही है, इस पर जोर दिया जाए। इसमें अगर बच्चे का वातावरण मुफ्त और कह सकते हैं मुक्त वातावरण है, या हम कह सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर बिल्कुल अच्छे से बच्चा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है तो उसमें, और अगर नहीं भी कर पा रहा है तो अगर नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को हम लोग फिजियोथेरेपी यानी कि भौतिक चिकित्सा, बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्यवसायिक चिकित्सा, बच्चे को नेत्रहीन शिक्षकों को विजुअल इम्पेयरमेंट, वाक चिकित्सा, बच्चों के लिए व्यवहार जो विशेषज्ञ हैं, या अनुकूलित एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट यानी कि अनुकूलित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और नर्स, इन सभी की देखभाल में रखा जाएगा। छात्र की देखभाल इन सभी के द्वारा शामिल होगी जिसमें छात्रों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा और गंभीर अक्षमताओं की जो दायरे हैं इनको बेहतर किया जा सकेगा। इसमें क्या होगा कि बच्चे की जो ताकत है वो बढ़ेगी।
स्ट्रेंथ बच्चे की बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। इसमें जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनमें अक्सर स्वास्थ्य की कमी देखने को मिलती है। इसमें जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनकी विकलांगता में अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए भैया क्या इनको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी थेरेपी होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, इनकी ताकत को और इनकी ज़रूरतों को जो है विस्तृत रूप से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही जो भी अकोमोडेशन है या आवास है इनको प्रदान कराना, जो भी उचित चिकित्सा है उसके द्वारा निर्णय ले करके विकासात्मक अक्षमता को आगे बढ़ाना, बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, उनके लिए ऐसी सेवाएं और ऐसे संशोधन, ऐसे सहायक उपकरण या अनुकूली उपकरण को शामिल करना जिससे बच्चे के समावेशन करते हुए उसके अभ्यास और भौतिक पहुंच को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए कह सकते हैं बच्चे का परीक्षा भी लेना, बच्चे का मूल्यांकन करना, समय समय पर बच्चे के लिए जो भी ज़रूरत की सामग्रियां हैं उनको भी देना, जिससे वो मजबूत रूप से बेहतर चीज़ों का विकास कर सकें। ऐसे ही उनकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, यानी कि जब बच्चे का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, तभी वो ज़रूरतों और ताकत को बेहतर रूप से निखार पाएंगे। यानी कि जब कौशल बच्चे का कराया जाएगा, अक्षमता वाले अगर बच्चे हैं तो उनका कौशल जो है अगर बेहतर होगा, उनकी ताकत, उनके पास स्ट्रेंथ बेहतर होगी, तभी जा कर के वो सीखने की ज़रूरतों को बेहतर बना पाएंगी। इसके लिए कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षमता वाले बच्चे सीखने की ज़रूरतों को इनमें मदद मिलेगी। उनके उत्साह, रुचियाँ और उनकी ताकत को देखते हुए चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, जिससे कि शिक्षा को समृद्ध किया जाए और दिव्यांग छात्रों को अक्सर पर्याप्त संशोधन और आवास की आवश्यकता होती है। बच्चों के लिए समर्थन की सेवाएं दी जाएं। समर्थन की सेवाएं जब बच्चे को दी जाएंगी, यानी कि बच्चे के लिए समर्थन, जिससे कि बच्चा विशेष शिक्षा में उसके अक्षमताएं हैं उसके आधार पर उसे क्या मिल सके, लाभ मिल सके। स्पीच थेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाए जिससे कि वे अपनी दैनिक जीवन की क्रियाओं में अच्छा अभ्यास कर सकें और उन्हें बेहतर आवास मिल सके। इसके बाद में जो भी स्वतंत्रता है उसके लिए बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि बच्चे को कार्य करने में मदद की जाए और बच्चे के लिए स्वतंत्र जीवन यापन जो है उसको विकसित किया जाए। बच्चा जो भी अक्षमता दिखा रहा है उसको भविष्य के लिए तैयार किया जाए और स्वतंत्र जीवन यापन बच्चे का बेहतर बनाया जाए। दिव्यांग बच्चों के लिए, गंभीर दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो गंभीर दिव्यांग बच्चों को धैर्य के साथ में रचनात्मक तरीके से, नए तौर तरीक़ों से और व्यक्तिगत ज़रूरतें, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, इनकी समझ को पहले विकसित किया जाए, तब उनको पढ़ाया जाए। इसके लिए बच्चे के साथ में तालमेल होना चाहिए, शिक्षक का बच्चे के साथ में तालमेल होना चाहिए और सकारात्मक और कह सकते हैं कि सम्मानजनक चीज़ें स्थापित होनी चाहिए, जिससे उन्हें योग्य कक्षा वातावरण में सुरक्षित तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा सके। उसके लिए विजुअल एड्स का भी प्रयोग किया जाए, दृश्य सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाए। अक्सर अगर बच्चे के लिए चार्ट, चित्र, डायग्राम इनका हम लोग प्रयोग करते हैं तो बच्चा बेहतर सीखता है। ऐसे हम कह सकते हैं कार्यों को छोटे छोटे भागों में क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। जो भी गंभीर अक्षमता वाले बच्चे हैं इनके जो कार्य हैं, इनको छोटे छोटे जो भी क्रियाकलाप हम बच्चे के लिए कराएं, तो बच्चे के लिए उन क्रियाकलापों को हम क्या करें, छोटे छोटे भागों में बांटें। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था टास्क एनालिसिस के बारे में, तो ऐसे और उन्हें समृद्ध तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में लगाएं। और हम कह सकते हैं कि जो भी सहायक तकनीकियां हैं उनका भी प्रयोग करें। बच्चों के लिए टीएलएम का प्रयोग करें, बच्चों के लिए शिक्षण सहायक तकनीकियां हैं उनका प्रयोग करें। विभिन्न सॉफ्टवेयर या कक्षा की जो गतिविधियां हैं इनमें मदद मिल सके और बच्चा बेहतर रूप से चीज़ों को शामिल कर सके। माता पिता और इनके देखभाल को भी शामिल किया जाए, यानी कि शिक्षक के साथ साथ उनके माता पिता भी मूल्यवान समय बिताएं बच्चे के साथ में, और बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन का भी उपयोग किया जाए, जिससे कि बच्चे के लिए प्रशंसा हुआ, पुरस्कार देना हुआ
इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, उनके आत्मविश्वास और सम्मान को मदद मिल सके, ऐसी चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और क्षमताओं को बेहतर बनाया जाए जिससे कि धैर्यवान, लचीले और इसकी जो रणनीतियां हैं इनको ताकत मिल सके, इनको बेहतर रूप से ये सीख सकें। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपका यूनिट 1.3 क्या कहता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। यूनिट 1.3 में आपका जो भी हमारे उच्च समर्थन वाले बच्चे हैं, उच्च आवश्यकता वाले जो व्यक्ति हैं, इनके विभिन्न स्तरों की बात होगी, जैसे कि आपका बचपन हुआ, किशोरावस्था हुआ या वयस्क हुआ। बचपन हुआ, किशोरावस्था हुआ, लिखे देता हूँ, किशोरावस्था या वयस्क या आपका बचपन। तो इन बच्चों के लिए जो भी इनके लिए स्तर हैं, इनमें सहायक चीज़ों की बात होगी, सहायक उपकरणों की बात होगी, कैसे हम इनको समर्थन दे करके बचपन, किशोरावस्था और वयस्क में बच्चे को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। तो 1.3 में दोस्तों इसकी चर्चा की गई। तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे विकलांग बच्चे हैं, इनके लिए सहायता और समर्थन, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी। एक सहायता बच्चे को, एक समर्थन बच्चे के लिए। इसके लिए बच्चे को आवश्यक सहायक सेवाएं दी जाएं और जो भी उनकी दिव्यांगता है, परिवार के सदस्य मिलकर के भैया आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए सक्रिय रूप से, सामाजिक रूप से बच्चे शामिल हो सकें और उनमें जो भी दिव्यांगता है उनको उन दिव्यांगताओं के हिसाब से हम क्या कर सकें, समर्थन दे सकें। समर्थन की सेवाएं विभिन्न मॉडलों के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से और विविधता को देखते हुए दी जाएं, जिसके लिए कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसमें व्यापक सिद्धांतों में सेवाओं को समुदाय में प्रदान किया जाए और अलग अलग जो भी सेटिंग्स हैं उनको किया जाए। इसके लिए व्यक्ति प्राप्त समर्थन, बच्चे के निर्णय या हम कह सकते हैं आत्मनियंत्रण, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। दिव्यांगों के लिए जो भी जीवन यापन हो, उनके लिए गुणवत्ता प्रदान की जाए, उनके लिए क्या की जाए, गुणवत्ता प्रदान की जाए। गुणवत्ता के साथ साथ में हम कह सकते हैं बच्चे को समान आधार भी मिल सके, जहाँ पर बच्चा सामाजिक और आर्थिक जीवन में भाग लेने में सक्षम बन सके और सहायता और समर्थन की भी आवश्यकता हो सके। इसके लिए बच्चे के लिए सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाए, दुभाषीय इसका भी प्रयोग किया जाए और मुख्य धारा में बच्चे को जोड़ने के लिए जो भी पेशेवर वातावरण है इसका भी कार्य किया जाए। इसके लिए जो भी सहायक व्हीलचेयर हैं उनका भी प्रयोग किया जाए। बच्चे के जो गतिविधियां हैं, जो हमारे बौद्धिक अक्षमता या बहु दिव्यांगता वाले जो बच्चे हैं, इन व्यक्तियों के लिए, इन लोगों के लिए घरों में रहने के लिए जो भी आवश्यक कौशल हैं या इन गतिविधियों को पूरा किया जाए, इसके अधिकारों को बेहतर बनाया जाए और परिवार के समर्थन और सामाजिक सुरक्षा को भी निर्भर किया जाए, बेहतर बनाया जाए। इसके लिए अधिकांश सहायता की आवश्यकता होगी। सदस्यों के लिए सामाजिक नेटवर्क, इसको विकसित किया जाएगा और जो भी औपचारिक सेवाएं हैं बच्चे की, उनको भी कवर किया जाएगा। कह सकते हैं कि जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इनकी ज़रूरतों की उनकी जो चुनौतियां हैं, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इनमें मोटर कौशल, संवेदी जो हानियां हैं, इनको दूर किया जाए और इनकी इच्छाओं, ज़रूरतों के अनुसार इनको संघर्ष कराया जाए, स्वतंत्र जीवन यापन करने में इन्हें मदद मिल सके। मूर्त अवधारणाओं के साथ साथ अमूर्त अवधारणाओं को भी विकसित किया जाए। इसके लिए विचारों का जो संघर्ष है उसको बेहतर बनाया जाए, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए और व्यापक रूप से जो चीज़ें बच्चे के लिए बेहतर हैं, विशिष्ट क्षमता, पेशेवर और दिव्यांग बच्चों के लिए योजना बनाते हुए उनकी विशेष ज़रूरतों पर विचार किया जाए। आवश्यकता के लिए 4 क्षेत्र बहुत ही ज़रूरी। 4 क्षेत्र में
पहला बच्चे की चिकित्सा, दूसरा बच्चे की शारीरिक चीज़ें, तीसरा बच्चे के लिए सीखना और सामाजिक चीज़ें, और चौथा बच्चे की भावात्मक आवश्यकताएं। तो इन चीज़ों में हस्तक्षेप, बच्चों के लिए हस्तक्षेप जो है उसको विकसित करने के लिए चीज़ों को संबोधित किया जाए। अक्सर उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, इनके लिए परिवार के बच्चों का अनुभव और सीखने के अवसरों को बेहतर बनाया जाए, जिसमें बच्चे का मोटर कौशल विकसित हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप चलने, बैठने, खड़े होने, इनमें कठिनाई अगर है बच्चे की तो उसको भी बेहतर किया जा सके। सभी जो हमारे बच्चे हैं इनके सीखने के परिणाम, कौशल, विकास और जो भी समावेशी और प्राकृतिक वातावरण है इसका समर्थन किया जाए। व्यक्तिगत पाठ्यक्रम इनको प्रदान किया जाए। सामाजिक भावात्मक सीखने की ज़रूरतें जो हैं वो बच्चे की जाएं। इसमें जो भी हमारे प्रारंभिक बचपन के जो बच्चे होंगे उनकी बुनियादी कौशल पर जोर दिया जाएगा, जिससे वे स्वतंत्र, गतिशील और स्वतंत्र व्यक्तित्व उनका बन सके। गतिशीलता, चलने फिरने लगें, और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व जिनका देखभाल वो कर सकें। इसमें बच्चे के लिए जब बच्चा चलने फिरने लगेगा तो बच्चा गर्व महसूस करेगा, जो भी विकास है उसको बेहतर हो सकेगा, और जो भी सफलताएं हैं, अक्सर जो कठिन सफलताएं हैं वो भी बच्चा बेहतर रूप से कर सकेगा, क्योंकि उसको हम बचपन से ही शीघ्र हस्तक्षेप दे रहे हैं। इसमें स्वतंत्र गतिशीलता बच्चा करने लगेगा। बच्चा अगर धीमी प्रक्रिया में है तो उसको हम गति प्रक्रिया में ला सकते हैं, जिससे मौखिक, शारीरिक, सांकेतिक और दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी अनुभव हैं उनके अवसर, उसमें सीमितता देखने को मिलेगी। हम बच्चे को गृह समर्थन भी दे सकते हैं, घर पर रह कर के भी सेवाएं दे सकते हैं, और बच्चे और वयस्कों के साथ में उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे परिवार में साथ साथ वयस्क में भी स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता उन्हें मिल सके, जिससे व्यक्तिगत देखभाल, धन, रोजगार और घरेलू सेवाएं जो हैं बच्चे को मिल सके, प्रदान की जा सकें। इसके लिए कह सकते हैं कि बच्चों में सामुदायिक समर्थन, जीवन यापन, इन सभी चीज़ों को दिया जाए, जिससे कि बच्चों की सेवाएं बेहतर बन सकें। घरेलू, गतिशील, सामुदायिक भागीदारी, स्वतंत्रता, आवासीय सेवाएं, इसमें कह सकते हैं कि बच्चों के लिए स्वतंत्र आवास, सामूहिक घर, या देखभाल करने वाले जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांगों के लिए अल्पकालिक विराम, शिक्षा, रोजगार में भी उनको सहायता मिल सके। दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी कक्षा सहायता है, व्यक्तिगत सहायता है, उनको भी बढ़ाया जा सके, और संचार समर्थन भी किया जा सके, जैसे कि सांकेतिक भाषा, सूचना, जैसे कि हम कह सकते हैं पेशेवर जो भी हैं या सहकर्मी हैं, इनके द्वारा समर्थित निर्णय लिया जाए, सूचना दी जाए, और सहायक चीज़ें जो हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उनका प्रशिक्षण भी दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारे जो भी उच्च समर्थन वाले व्यक्ति हैं उनके लिए, उनके स्तरों को बढ़ाने के लिए समर्थन की अवधारणा को बताया गया, और जो भी बचपन, किशोरावस्था और वयस्क वाले जो व्यक्ति थे उनके बारे में भी आपको बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं आपके यूनिट 1.4 की, जो हमारे समर्थन के स्तर हैं। समर्थन के स्तर हैं, इसकी बात होगी। सीमित स्तर हुआ, जिसको हम लोग लिमिटेड बोल सकते हैं। ऐसे ही अंतरायिक स्तर हुआ और व्यापक स्तर हुआ, इनकी बात की जाएगी आपके 1.4 में। तो इसके अंतर्गत आपकी एक फुल फॉर्म आती है IASSIDD, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़।
तो यहाँ पर बात की जा रही है जो भी बौद्धिक अक्षमता हैं इन बच्चों के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज़। तो इनके जो व्यापक पहलू हैं या हम कह सकते हैं ये जो आपका IASIDD आया, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में 1964 में जिसका विकास किया गया, जो कि हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे थे इनकी अक्षमताओं को आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसमें समर्थन के स्तर की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे रुक रुक कर समर्थन देना, रुक रुक कर समर्थन, जिसमें जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं इनको नियमित सहायता की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रोज़ अगर हम इनको सहायता दें तो इसकी आवश्यकता इन्हें नहीं होती। बजाय अगर हम इनके संक्रमण और अनिश्चितता का जो तनाव है उसको हम समर्थन दें, लेकिन उनके स्तर और आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें मानक के तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि रुक रुक कर धीरे धीरे करके हमें देखें कि बच्चा कितना सीख रहा है और फिर बच्चे ने कितना सीखा, फिर बच्चा कितना सीख रहा है, फिर बच्चे ने कितना सीखा। तो रुक रुक कर उन्हें हमें समर्थन देना है, उन्हें हमें लिमिटेड सपोर्ट करना है, यानी कि सीमित समर्थन देना है। सीमित समर्थन देना, बहुत ज़्यादा समर्थन की भी आवश्यकता नहीं होगी इनको, होगी ये आपके लिए और समर्थन मांगेंगे, लेकिन आपको कितना सीमित समर्थन देना है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवहार अनुकूलन करने के लिए हमें बच्चे को सीमित समर्थन देना है, जिससे बच्चे का वैचारिक कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवहारिक कौशल इनको बढ़ावा मिल सके, जिससे बच्चे की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उसे सहायता मिल सके और जो भी हमारे माध्यमिक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं इनको भी यहाँ पर वर्गीकृत किया जा सके। इनको हमें क्या देना है? व्यापक समर्थन। क्या देना है? व्यापक समर्थन देना है। व्यापक समर्थन के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं ऐसे बच्चों के लिए हमें व्यापक समर्थन देना है जिन बच्चों की बुनियादी संचार कौशल बच्चे का बेहतर हो सके, स्वयं देखभाल कार्यों को बेहतर किया जा सके और दैनिक समर्थन उनको मिल सके। इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा इसको सुनिश्चित किया जाए और जीवन जीने के लिए जो दैनिक दिनचर्या है इसके माध्यम से इसको वर्गीकरण किया जाए और गहन बौद्धिक अक्षमता जो है बच्चे की उस पर ध्यान दिया जाए। गंभीर वर्गीकरण प्रणालियाँ की जो समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। गंभीर वर्गीकरण यानी कि DSM-5 में आपको देखने को मिलता है। जो भी हमारे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो आपका 5 है या 5th एडिशन है, जहाँ पर गंभीर वर्गीकरण के लिए एक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो ID वाले बच्चे हैं उनकी दिव्यांगता, उसकी गंभीरता को अनुमान लगाया गया और जो भी इसकी श्रेणियां हैं हल्की, माध्यमिक और गहरी, जो कह सकते हैं कि या माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर जो भी बच्चे हैं इन पर कार्य किया गया, इनको देखा गया। इसकी समस्याओं को दूर करना, समस्याओं के लिए पेशेवरों और इसके वर्गीकरण को, इसकी पैरवी करना, इसको प्रेरित करना। वर्गीकरण में जो भी अलग अलग श्रेणियां हैं उनकी गंभीरताओं का प्रतिनिधित्व करना, जो भी दिव्यांग हैं उनकी निरंतरता को बढ़ाना और इसके लिए इन समस्याओं को बेहतर बनाना, पेशेवरों की जो भी आवश्यकता है उसको तीव्र करना। कह सकते हैं जो भी हमारा IASIDD है उसके लिए चीज़ों को उपयोग करना, उसके लिए जो विधियां हैं इनको उपयोग में लाना और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना। जो भी व्यवहारिक उपयोग हैं, दृष्टिकोण हैं, इनको बढ़ाना और श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में इनको सबको शामिल करना। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना ये आपका शामिल होगा
जहाँ पर हम कह सकते हैं कि समर्थन के स्तर में हम इनको शामिल कर सकते हैं। और बच्चे के लिए रुक रुक कर समर्थन देना, सीमित समर्थन देना, व्यापक समर्थन देना या परवेसिव सपोर्ट देना। हम कह सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए जो समस्या प्रणाली है उसको बेहतर बनाना। तो ये आपको देखने को मिल सकता है 1.4 में। इसके बाद में आपका 1.5 क्या कहता है? 1.5 जो भी आपके उच्च समर्थन वाले बच्चे हैं, हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हाई सपोर्ट की ही बात होगी। हाई सपोर्ट की ही बात होगी उन बच्चों के लिए, समूहों के लिए सेवाएं, उन बच्चों के समूहों के लिए सेवाएं देना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे सर्विस एवेन्यूज़ हैं फॉर ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड, अगर समूह में बच्चे की सेवाएं हैं तो उनको कैसे दिया जाएगा, या जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं, ऑटिज़म ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए कैसे हम सपोर्ट करेंगे, तो कहेंगे जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और व्यापक समुदाय से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए बच्चे को दिव्यांग सहायता और सेवाओं को प्रदान करेंगे। इनके लिए व्यवहार समर्थन की सेवाएं देंगे, यानी कि जो भी बच्चे का व्यवहार समर्थन है, दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी व्यक्तित्व है, इसका समर्थन की सेवाएं हम देंगे और व्यापक रूप से इसकी चुनौतियों को बेहतर बनाएंगे। इसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस दी जाएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की सेवाएं दी जाएंगी, जहां पर पूर्व स्कूली जो भी हस्तक्षेप है बच्चे का वो प्रदान किया जाएगा। जो भी बच्चे के विकास में बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बच्चे को हम लोग क्या देंगे? सामुदायिक सेवाएं देंगे, यानी कि कम्युनिटी सर्विस देंगे। सामुदायिक सेवाएं में भी बच्चे को और वयस्कों के साथ में, माता पिता के साथ में समर्थन और नियमित सामाजिक संपर्क की आवश्यकता होगी, जहां पर बच्चा उत्तेजक गतिविधियों तक पहुंचकर व्यक्तिगत कौशल को सुधार सकता है। इसके लिए जो भी सामुदायिक आवासीय सेवाएं होंगी वो प्रदान की जाएंगी, जिसमें सामुदायिक आवासीय सेवाएं दिव्यांग लोगों के लिए समर्थित सामुदायिक वातावरण को प्रदान करेंगी। दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण और इनका संशोधन का भी आवश्यकता होगी, यानी कि ऐसे उपकरण या ऐसे संशोधन को दिया जाएगा जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बच्चों के घर या वाहन के जो उपकरण हैं उनमें संशोधन मिल सके, यानी कि बच्चे को घर पर या जो उसके पास वाहन है उसमें बेहतर बन सके। बच्चे के लिए जो भी श्रवण और दृष्टि सेवाएं हैं, श्रवण और दृश्य सेवाएं हैं वो भी दी जाएंगी, यानी कि बच्चे के लिए जो भी कह सकते हैं कि हाई सपोर्ट नीड्स हैं, बच्चे को मुफ्त में चीज़ों को देना, बच्चों के लिए कह सकते हैं कि रियायती उपकरण देना और बच्चे के लिए श्रवण यंत्र देना, बच्चे का कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण कराना, चश्मा देना, ये श्रवण और दृश्य सेवाओं के अंतर्गत आएगा। बच्चे को ऐसा माहौल दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ऊर्जावान बन सकें और दिव्यांग बच्चों के लिए पूर्वकालिक अवैतनिक देखभाल जो है वो सही हो सके। ऐसे ही इसलिए बच्चों को जो भी सपोर्टेड लिविंग है, रहने के लिए समर्थन है, वो भी दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। स्वतंत्र रूप से बच्चे को जीने के लिए आवश्यकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका 1.5 भी भैया ये भी समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका समय जो था बिल्कुल भी बीच में लाइक सब्सक्राइब के लिए आपसे नहीं कहा गया, और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक, जितने भी आपके ग्रुप हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों ने मान लीजिए 2 अक्टूबर तक बोला था भैया कि 50 के आप पूरा करा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने भैया नहीं पूरा कराया। कोई बात नहीं, आप नहीं पूरा कराओगे तो हमारे जो नए बच्चे आएंगे वो पूरा कराएंगे। अगर उनको लगता है कि वाकई आपके साथ काम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खुद वीडियो को शेयर करेंगे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।